बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यमन पर इसराइल का उसकी अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा हमला, जिसको वो ख़ुद कह रहा है कि मैंने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा हमला किया है, वो उसने यमन पर कर दिया है। अब सोचने की बात तो ये है कि क्या ये सिर्फ़ एक फ़ज़ाई कार्रवाई थी या कोई एक बहुत बड़ा पैगाम था जो इसराइल देना चाह रहा था। आखिर यमन ने ऐसा क्या कसूर किया कि उसको इतने बड़े हमले को फ़ेस करना पड़ा। क्या इस हमले के बाद ईरान खामोश रहेगा? मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? पाकिस्तान ने अब तक इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? ये तमाम मामलात, ये तमाम बातचीत आज हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर ये ख़ित्ता दोबारा जंग का एक महवर बन गया तो सिचुएशन किस तरफ जा सकती है और वो क्या सूरत हाल होगी कि ये ख़ित्ता दोबारा जंग में ढल जाए। ये इसके ऊपर भी हम आज ज़रूर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसराइल ने अपनी तारीख़ का जो सबसे बड़ा हमला है वो उसने यमन पर कर दिया है। अब ये जो फ़िज़ाई कार्रवाई थी ये इतनी प्रिसाइज़ की गई कि इसको हर हाल में यमन के अंदर से गद्दारी का ही एक नमूना या एक सबूत या एक जवाब कहा जा सकता है। किसी ने बहुत ही प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन दी कि कौन सा वो वक्त होगा, कौन सा वो मकाम होगा, कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। ये उस इलाके का 6 ग्रिड रेफरेंस है, उस बिल्डिंग का 8 ग्रिड रेफरेंस फिगर है कि जिसको आप हिट करेंगे तो आप लोग मैक्सिमम लोगों को हिट कर सकते हैं। और इसराइल ने उस तमाम इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाया और उसने प्रिसाइसली उस खुफिया इजलास को हिट किया जहाँ पर जो है गौसी वज़ीर आज़म जो हैं जो यमन के, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनके आर्मी चीफ़ भी वहाँ मौजूद थे, वज़ीर दिफ़ा भी मौजूद थे, उसके अलावा बाकी तमाम बड़े जितने भी हुकूमती अरकान हैं वो सब के सब वहाँ पे मौजूद थे। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म का तो कन्फर्म हो चुका है कि वो शहीद हो चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ये मिल चुकी है कि वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 10 वज़रा के बारे में कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि वो भी शहीद हो चुके हैं। अब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये 100% एक टारगेटेड ऑपरेशन था, फ़ज़ाई हमला था। और बिल्कुल ये वैसा फ़ज़ाई हमला था जो आपको याद हो कि ईरान इसराइल की जब जंग स्टार्ट हुई थी तो उसके स्टार्टिंग में ही ईरान के अंदर अजीबोगरीब सिचुएशन ये क्रिएट होगी जब इसराइल ने 12 मिनट के अंदर अंदर 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो इनके इम्पॉर्टेंट लोग थे ईरान के, उन लोगों को टारगेट करके हलाक किया था। तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी पॉइंट का, उसी लेवल का एक अटैक था। अब चंद हफ्ते पहले ही इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने ये बरमला बड़ा ओपनली इजहार किया था इस बात का कि हम बहुत जल्द जो है यमन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स को जो है निशाना बनाएंगे और हदफ करेंगे और एलिमिनेशन करेंगे। लेकिन उस वक्त जो है ये इस बात को ले लिया गया कि ये एक सियासी अल्फाज हैं, सियासी जुमला है या ये मैक्सिमम एक थ्रेट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहूदियों ने साबित किया कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब अगर आप रिकॉल करें तो उन्होंने ईरान इसराइल जंग के वक्त भी यही कहा था कि अगर ईरान ने 12 तारीख तक ये एक चीज़ ना कही, अपने तमाम प्रोजेक्ट्स क्लोज़ ना किए, अमेरिका की बात ना मानी तो हम इसके ऊपर अटैक कर देंगे, और उन्होंने वो किया। फिर उन्होंने कहा था कि हम इनकी जो टॉप नॉच है वो सारी हम उसकी एलिमिनेशन करेंगे, वो उन्होंने की। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हमें वीटो या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आयतुल्लाह अली ख़ामनई का, लेकिन खुशकिस्मती से आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो है वो इन तमाम प्रोग्राम था पूरा किलिंग का, उनका शहादत का, वो उनको मिल गया तो वो ख़ुद ब खुद उसको कवर कर गए, वरना अदरवाइज़ वो भी आज शायद इस दुनिया में ना होते। और अब इसी तरह ये जो कार्रवाई है ये उन्होंने पहले अनाउंस की और अब ये उन्होंने कर दी है। लिहाजा आज के बाद, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब से ईरान और इसराइल की जंग हुई है उसके बाद से अगर इसराइल का कोई भी एक रुकन, चाहे वो वज़ीर दिफ़ा हो, वज़ीर ख़ारजा है या वज़ीर आज़म है, वो किसी भी मुल्क या किसी शख्सियत के बारे में अगर कोई बात करें तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। अब बात यह है कि उसने जो मैसेज दिया है वो सिर्फ यमन को मैसेज नहीं दिया, उसने दोबारा ईरान को भी मैसेज दिया है, उसने लबनान को, शाम को और तो और पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, तमाम मुस्लिम उम्मा को अगर मैं कहूँ तो मैसेज दिया है। और 2 मैसेजेस दिए हैं उसने। पहला मैसेज उसने ये दिया है कि जी जो ईरान इसराइल जो जंग थी उसके ख़ात्मे के बाद चाहे इसराइल ने बहुत बड़ी शिकस्त खाई है लेकिन हमारा अभी तक मोड जो है वो सेम वही है, एग्रेसिव मोड है। और दूसरा उसने मैसेज ये दिया है कि जो मेरा एम था, इसराइल के वजूद का जो एम था और ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब था वो यही था कि मुस्लिम उम्मा को ख़त्म कर दिया जाए, हर मुस्लिम ममालिक को, मुल्क को ख़त्म कर दिया जाए। मैं अभी भी आज उस पर कायम हूँ और मैं कायम व दायम रहूँगा। मैं देखता हूँ कि कौन मेरा क्या कर लेता है। ये उसने मैसेज दिया है। अब अगर
देखा जाए तो यमन की इसराइल के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि उसको इतना बड़ा अटैक फेस करना पड़ जाए। मतलब मैं आपको बताऊं तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो यमन के हौसी हैं वो एक प्रॉक्सी ग्रुप हैं ईरान के, जैसे कि हमास है या जैसे कि हिजबुल्ला है, वैसे ही ये यमन में उसके एक प्रॉक्सी ग्रुप हैं। ईरान से ही इनकी फंडिंग होती है, ईरान से ही ये वेपन असला लेकर और बहुत छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करते हैं। रेड सी में इसराइल के जो ये कमर्शियल शिप्स चलते हैं उनके ऊपर अटैक करना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना ड्रोन्स इस्तेमाल करके या मिसाइल फेंक कर, ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं। और इसी तरह उन्होंने एक कैप्चर किया था, इनका एक शिप था वो कैप्चर किया और उसमें 4 जो बंदे थे टोटल क्रू के वो इन्होंने मार दिए। उसके बाद जब ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई तो उस दौरान इसराइल के जो है बिन गोरियन जो एयरपोर्ट है उसको इन्होंने हिट किया, मतलब उसको बड़ा पार्शली डैमेज किया। वो 2 या 3 दिन वो एयरपोर्ट बंद रहा और उसके बाद वो एयरपोर्ट भी ऑन हो गया। और उसके दौरान भी ये भी छोटे मोटे मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर फेंकते रहे हौसी। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें किसी भी इस तरह के अटैक के साथ तो इट्स नॉट पॉसिबल, कंपैरिजन आ ही नहीं सकता। और मज़े की बात यह है कि ईरान इसराइल जंग के दौरान ये जो हौसी हैं इन्होंने जितने भी हमले इसराइल पे किए इनको जवाबन जो है इसराइल की तरफ से भी बहुत हमलों का सामना करना पड़ा, इन्होंने बड़ा नुकसान उठाया। तो टिट फॉर टैट तो हो गया था, स्कोर तो बराबर हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह का ये जो एक हमला है ये कन्फर्म, इस हमले का मकसद ही सिर्फ यही था कि पूरी दुनिया को एक मैसेज देना कि इसराइल इज़ स्टिल अलाइव और इसराइल का जो मकसद है वो किसी सूरत में चेंज नहीं होगा। आई डोंट नो आपको ये फीलिंग आती होगी नहीं, मगर मुझे ये कभी कभार लगता है कि ये जितने भी हौसी ग्रुप हैं ईरान के, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे ये हौसी हैं, ये मुझे लगता है जैसे ये इसराइल के पे रोल पर है। इसराइल का जब दिल करता है किसी एक बड़े मुल्क के ऊपर अटैक करने का तो इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप्स में से किसी एक को वो इंडिकेट करता है कि आप एक छोटा सा हमला फ़लाँ जगह पर फ़लाँ लोकेशन पर ये कर दें ताकि हमें एक जवाब मिले और हम एक मेजर अटैक लॉन्च कर सकें। इसकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मतलब जैसे हमास के छाता बरदार उतरे थे इसराइल के अंदर, कितने थे? 645 बंदा था टोटल जो छाता बरदार उतरा, और जब वो उतर रहे थे तो 200-250 तो उन्होंने वैसे ही हवा में मार दिए थे। जो नीचे उतरे बाकी वो अपनी जान बचाते रहे। मिला क्या? कुछ भी नहीं। और उसके बाद फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ, उसके बाद गज़ा के साथ क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा है। आज तक जो है वो भुगत रहे हैं वही छाता बरदार जो 645 होते थे कि आप हाउ डेयर यू एंटरिंग इनटू आवर एरिया, और उसका ये आगे से रिप्लाई मिला है कि आज तक जो है वो भुगत रहे हैं गज़ा। अब ये हौसी हो गए या आपका हिजबुल्ला हो गया, वो भी इसी तरह की छोटी मोटी हरकतें करते हैं। अब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक जहाज़ जो है उसको तबाह करना या उसको डिस्ट्रॉय करना, वो भी कमर्शियल शिप को, इन कंपैरिजन टू कि आपके 15 लोग शहीद हो गए हैं, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा समेत। इसको कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं तो हमेशा इस पर कायम हूँ कि ये मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप्स हैं प्रॉक्सी ग्रुप्स, ये इसराइल के ही पेरोल पर हैं और यही पूरी गेम आगे चला रहे हैं। अब यमन की जो अवाम है उनका दबाव बढ़ता जा रहा है कि जी हर हाल में इसराइल को इसको है जो है बड़ा स्वेर किस्म का जवाब दिया जाए इस चीज़ का। लेकिन इस यमन कब है इस कंडीशन में कि वो उसको जवाब दे सके? उसके पास ना तो ऐसे वेपन्स हैं कि जो वो इसराइल पर फेंके और वो एग्जैक्टली जाके टारगेट पर लग जाएं, ना उसके पास वो एयर डिफेंस सिस्टम है कि अगर इसराइल उनके ऊपर हमला करे तो वो उसको सेव कर सकें, बचा सकें अपने आप को। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो ईरान की तरफ देख रहा है। ईरान जिसके मिसाइल्स ने, हाइपरसोनिक मिसाइल ने, सुपरसोनिक मिसाइल्स ने, उसके ड्रोन्स ने जिस तरीके से ईंट बजा दी थी इसराइल की, वो अब ईरान की तरफ देख रहा है। वो ईरान की तरफ देख रहा है कि मुझे भी जो है कोई अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम तुम दे दो ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। उसको देखना भी ईरान की तरफ चाहिए। ईरान के ही हौसी है ना, ये ईरान के ही पेड़ हैं, तो हौसियों की हरकत है जिसकी वजह से आज ये पूरा यमन को भुगतना पड़ रहा है। तो उसको ईरान को देखना उसका बिल्कुल ठीक है, जायज़ बनता है। लेकिन ईरान उसकी कैसे मदद कर सकता है? जो मुल्क खुद अभी एक बहुत बड़ी जंग से निकला हो और अब वो इस वक्त अपने उस प्रोसेस में हो जहाँ पे वो अपने आप को सेटल डाउन कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन में वो कब यमन की मदद कर सकता है? तो अब यमन के पास देखा जाए तो टोटल 2 रास्ते रह जाते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि चाहे उसकी कोई मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कि एक्चुअली कोई भी नहीं करेगा, तो यमन को चाहिए कि वो लड़ जाए, भिड़ जाए, मर जाए, शहीद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए और तारीख में अपना एक नाम लिखवा जाए कि एक मुल्क था यमन जिसने इसराइल के साथ पंगा लिया था। और दूसरा क्या है, घुटने टेकते, हौसियों से जान छुड़ाए, हौसियों को कहे कि खुदा के लिए जो आपको ईरान सपोर्ट कर रहा है वो आप छोड़ दें, दफ़ा करें, चुप करके इस मुल्क को जीने दें, यहाँ के लोगों को जीने दें, और इसराइल आपको तंग नहीं करेगा अगर आप इसराइल के जहाज़ों को नहीं तंग करेंगे। तो ये 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। आज अगर यमन को हमने सपोर्ट ना किया या यमन जंग ना लड़ा इसराइल के साथ, तो आप मेरी बात ये आज लिख लें, आज की ये तारीख नोट कर लें, कल ये बारी लबनान की आएगी। वो पहले भी पिसा हुआ है,
ये बारी शाम की आएगी। उनके साथ भी जो हो रहा है वो आपके सामने है। उन्होंने एग्जैक्टली उनके हेडक्वार्टर को जिस तरह हिट किया और किसी बंदे ने आवाज़ तक नहीं उठाई, वो आपके सामने है। और उसके बाद ईरान वैसे ही जो है वो वैसे ही लेफ्ट पे है, तो डेफिनेटली वो भी तो लूप में आ जाएगा। फिर आपका रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी फिर इसी तरह ही बारी आएगी, पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह के हमले होंगे, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली उसको जवाब ईरान से बहुत बेहतर जवाब दे देगा। लेकिन कहने की बात क्या है कि अब उसके अंदर ना वो खौफ या जो एक डर होता है ना कि किसी मुस्लिम कंट्री के साथ पंगा लेने वाला, वो उसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। और वो इन तमाम मुल्कों को बिल्कुल जो है एक डक्स की तरह, जो बैठी हुई डक्स होती हैं उसकी तरह ये शूट करता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वक्त है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए कि इस वक्त जो है यमन के लिए आवाज़ उठाएं, खड़े हों, उसको सपोर्ट करें और थोड़ा इसराइल को एक फीलर तो मिले कि नहीं, ये कोई मुस्लिम उम्मा जो है ये वाकई एक उम्मा है, ये एक अलहदा सिंगल एंटिटी नहीं होती है। मेरा जो इस प्रोग्राम का लब लुबाब है वो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। और अब जो मेरा सवाल है वो यही है कि नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि ये जो ईरान बेस्ड प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, इससे कोई फ़ायदा हासिल होता है? क्या इन ग्रुप्स को मज़ीद ताकत देनी चाहिए और इनको इसी तरह इसराइल से लड़ाने की कोशिशें करनी चाहिए, या फिर हम एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें तो कोई फ़ायदा होगा? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरा प्रोग्राम पसंद है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कल हाज़िर हो जाऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।